हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास ऑफ 316। मैं हूं सौरभ शांडिल्य और मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं आज क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो। इससे पहले आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पिछले ही चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर 8 आपके बुक में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। उस चैप्टर में आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सबसे पहले जानने को मिला था। एक बार फिर से उसे रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी उसका यूज आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या? Trigonometry, the branch of mathematics in which we study about the relationship between length of sides and angles of triangle। असल में ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी ट्रायंगल के साइड्स के लेंथ और एंगल्स के बीच के रिलेशन को पढ़ते हैं। मेनली ट्रिग्नोमेट्री में हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना होता है, उसी के साइड्स के लेंथ और एंगल्स के बीच के रिलेशन को हम लोग जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में साइड्स के लेंथ और एंगल्स के बीच के रिलेशनशिप को बताने के लिए 6 फंक्शंस बताए गए हैं जिन्हें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम से जानते हैं। वे 6 फंक्शंस हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। उसे शॉर्ट में हम लोग साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट के नाम से जानते हैं। ये किसी एंगल के लिए डिफाइन किया जाता है और उस एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। और इसका वैल्यू जो कि आप लोग पिछले भी चैप्टर में पढ़े होंगे जानते हैं। साइन थीटा क्या होता है? किसी राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए कि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये एंगल थीटा मान लेते हैं। तो इस एंगल थीटा के लिए इसके सामने का साइड जो है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। 90 डिग्री जहाँ पर बन रहा होता है उसके ठीक सामने का साइड हाइपोटेनियस, और जो एंगल है हाइपोटेनियस के अलावा जिस साइड पे बनता है वह होता है बेस। तो साइन थीटा ये हो जाता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो, इसलिए साइन थीटा को हम लोग p/h लिखते हैं। कॉस थीटा हो जाता है एक राइट एंगल ट्रायंगल के बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो, इसलिए इसे हम लोग b/h से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर टैन थीटा एक राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, इसलिए इसे हम लोग p/b लिखते हैं। कॉसेक थीटा असल में साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा अगर p/h है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? तो h/p, ये हो गया कॉसेक थीटा। सेक थीटा होता है कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस का रेसिप्रोकल अगर कॉस थीटा b/h है तो सेक थीटा हो जाएगा h/b। और कॉट थीटा होता है टैन थीटा का रेसिप्रोकल। अगर टैन थीटा p/b है तो कॉट थीटा हो जाएगा b/p। तो इस प्रकार से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए जाते हैं एंगल और साइड्स के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखिए इस चैप्टर में हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पहले भी पढ़ा था। इसके अलावा एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग एंगल्स पे इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यू को। तो उसके लिए एक ट्रिक होता है जिसके द्वारा आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं इन सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के अलग अलग एंगल पे वैल्यूज़ को। हम देखिए यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल के द्वारा आप बहुत ही आसानी से अलग अलग एंगल्स पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थीटा हम मेनली 3 ही का फाइंड आउट करेंगे पहले, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। जब इन तीनों का वैल्यू मिल जाएगा तो उसी के रेसिप्रोकल होते हैं बाकी 3, तो वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत आसानी से। जिन एंगल्स पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करना होता है वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए ट्रिक क्या है इसे याद करने का। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, साइन थीटा में अलग अलग एंगल्स के लिए जो बॉक्स बनाया गया इसमें 0 से लेकर 4 तक के नंबर को लिखना होगा। 0 1 2 3 4।
इसके बाद सभी नंबर जो आपने लिखा है उसे 4 से डिवाइड करना होगा और जो भी वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर रूट लेना होगा। जैसे यहाँ पर 0/4 करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 का आपको स्क्वायर रूट लेना होगा। यहाँ पर 1/4 है, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, तो इसका डायरेक्ट आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। 2/4 ये कैंसिल होगा, ये 1/2 आएगा, तो 1/2 का आप 1/2 का स्क्वायर रूट ले लीजिए। 3/4 है तो 3/4 भी कैंसिल नहीं हो सकता, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट आप ले लीजिए। 4/4 ये कैंसिल होकर 1 आएगा, तो आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर रूट ले लेना है। अब देखिए 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 ही होगा। यहाँ पर 1/4 का स्क्वायर रूट लिया जा रहा है, 1 का ही स्क्वायर है इसलिए 1 ही रह जाएगा। 4 2 का स्क्वायर है इसलिए 2 बाहर निकलेगा रूट से, तो 1/2। यहाँ पर 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर में, तो 1 तो बाहर निकलेगा तो 1 ही रह जाएगा, और 2 किसी का स्क्वायर नहीं इसलिए ये रूट के अंदर ही रहेगा, 1/√2 हो गया। 60 डिग्री में आप देखिए रूट अंडर 3/4 है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है इसलिए ये √3 के फॉर्म में ही रहेगा, और 4 2 का स्क्वायर है इसलिए 2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर √1 है तो इसका वैल्यू हो गया 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको साइन थीटा का अलग अलग एंगल्स पे वैल्यू मिल चुका है। जैसे साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। देखिए कोई का भी वैल्यू नहीं पता था, सिंपल तरीके से हमने सभी एंगल पे साइन थीटा के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो इसी को रिवर्स करके हम लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, तो देखिए जो 90 डिग्री का वैल्यू था उसे 0 डिग्री की जगह पे रखेंगे। जैसे 90 पर साइन का वैल्यू था 1, यहाँ पर 0 डिग्री पर कॉस का वैल्यू हो जाएगा 1। देखिए फिर उसके बाद इधर उल्टे लिखना है, इस साइड से लिखना शुरू करना है कॉस में। तो आपको देखिए पहले 1 था तो 1 लिख दिया हमने, फिर उसके बाद √3/2 तो यहाँ पर √3/2, फिर 45 में 1/√2, फिर 60 डिग्री में 1/2 और 90 पे 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर बस उल्टा करके लिख दिया गया, जो 90 की तरफ है ऐसे इसको पलट दिया है, हम समझ सकते हैं। आप इस साइड के वैल्यू को इधर में लिखा है और इधर वाले वैल्यू को इस साइड लिख दिया गया है। अब इसके बाद टैन थीटा आता है। टैन थीटा असल में साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो के बराबर होता है। देखिए हम लोग टैन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो आप देखिए टैन थीटा का वैल्यू होता है p/b। अगर इस तरह से सॉल्व करने पर p/b आ जाता है तो ये सही है। तो साइन थीटा का हो जाता है रेशियो के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो p/h, और कॉस थीटा हो जाता है b/h। तो देखिए p/h और ये तो उल्टे होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर h/b, h से h कैंसिल, p/b हो गया। तो टैन थीटा का वैल्यू मिल गया p/b। देखिए यहाँ पर साइन बाई कॉस करने पर p/b मिल रहा है ना, ये किसका वैल्यू होता है, टैन थीटा का। इसलिए जब साइन बाई कॉस करेंगे तो हमें टैन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे साइन 0 डिग्री पर जो वैल्यू है और कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू है, दोनों को जब हम लोग दोनों का रेशियो लेंगे, मतलब दोनों को डिवाइड करेंगे जब, तो हमें मिल जाएगा टैन थीटा का वैल्यू, यानी कि 0/1 करेंगे तो 0। यहाँ पर 1/2 को डिवाइड करना होगा √3/2 से, तो इधर साइड में हम लोग कर देते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। क्या करना होगा, 1/2, ये यहाँ पर तो उल्टे होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 1 नीचे में √3, तो 1/√3 यहाँ हो गया। तो टैन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/√3। 45 डिग्री, तो यहाँ पर देखिए साइन 45 था 1/√2 और कॉस 45 था 1/√2। तो दोनों तो सेम नंबर है, सेम नंबर जब डिवाइड होते हैं तो 1 आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/√2 को जब 1/√2 से डिवाइड करें तो 1/√2 ऐसे रह गया, फिर इसका तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा तो √2/1, √2 से √2 कैंसिल, 1/1 यानी कि 1, यहाँ पर वैल्यू आ गया 1। फिर 60 डिग्री पे देखिए √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, इसे देखते हैं। √3/2 इसे जब डिवाइड किया जाएगा 1/2 से तो √3/2 ऐसे ही रहेगा, और इसका रेसिप्रोकल होकर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/1, कैंसिल हुआ, √3/1 आया यानी कि √3। यहाँ पर tan 60 का वैल्यू हो जाएगा √3, और लास्ट आता है आपको 90 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा sin 91 और cos 90 0, 1/0। मैथमेटिक्स में इसे डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए इसको हम लोग नॉट डिफाइंड लिख देते हैं। देखिए कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है, इसे मतलब डिफाइन हम लोग नहीं कर पाते, इसे नॉट डिफाइंड लिखा जाता है, या फिर कहीं पर इसे इन्फिनिटी के सिंबल से भी दिखाया जाता है, मतलब लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर आप नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं या फिर
इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से साइन, कॉस और टैन का वैल्यू बहुत आसानी से हमें मिल जाता है। जब इसी का रेसिप्रोकल हम करेंगे तो हमें, जैसे साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसिक का वैल्यू मिल जाएगा, जब कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक का वैल्यू मिल जाएगा, और टैन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट का वैल्यू मिल जाएगा। हालांकि इन तीनों से ही हमारा इस चैप्टर में पूरा काम चल जाना है। तो इन तीन के ही वैल्यूज़ को अलग अलग एंगल पे, इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यूज़ को आपको याद रखना है। तो अब हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स को जानेंगे, जैसे कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को। तो सबसे पहले हम जानेंगे लाइन ऑफ साइट के बारे में। ऐसा मान लेते हैं कि एक ऑब्जर्वर है जो एक टावर के सामने खड़ा है। तो वो ऑब्जर्वर इस टावर के टॉप को देखना चाहता है, जिसे ए पॉइंट से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ऑब्जर्वर के आई से इस ए पॉइंट तक ये जो लाइन खींचा जा रहा है, यही लाइन कहलाएगा लाइन ऑफ साइट। तो देखिए, लाइन ऑफ साइट को डिफाइन भी यहाँ पर किया गया है। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? तो लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। वह लाइन जो ऑब्जर्वर के आई से उस पॉइंट तक खींचा जाए जिसे ऑब्जर्वर देख रहा है, उसी लाइन को लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का यहाँ आई है, ये देखना चाहता था इस टावर के टॉप ए पॉइंट को देखना चाहता था। अब इसके आई से जो ये ए पॉइंट तक जो लाइन खींचा गया है, यही तो है लाइन ऑफ साइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन को। एंगल ऑफ एलिवेशन का प्रयोग कब किया जाता है या फिर ये होता क्या है? तो देखिए, जैसे मान के चलते हैं फिर से इसी केस को, जैसे ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इसे देखना चाह रहा था ए पॉइंट को। तो ए पॉइंट को देखने के लिए उसे अपने आंखों को क्या करना पड़ा था? एक नॉर्मल लेवल से सर्टेन ऊंचाई तक उठाना पड़ रहा था, सर्टेन एंगल से उठाना पड़ रहा था। जैसे हम नॉर्मल देखते हैं तो एकदम सीधे, ये वाला हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल। जैसे सीधे देखने के दौरान ये जो होता है ना, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। आप देख सकते हैं ऑब्जर्वर का आई है, आई से जो एकदम स्ट्रेट लाइन खींचा गया है ये लेफ्ट टू राइट में, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल। और ये देखिए, जिस पॉइंट को देख रहा था ये ऑब्जर्वर, जैसे इस टावर के टॉप को देख रहा था, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का ये जो एंगल हुआ, ये वाला, यही है एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन इसे एंगल ऑफ एलिवेशन ही क्यों कहेंगे और कब कहेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट का पॉइंट जिसे ऑब्जर्वर देख रहा है वह हॉरिजॉन्टल से ऊपर हो, तब बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस पॉइंट को ऑब्जर्वर देख रहा है वो हॉरिजॉन्टल से क्या है? ऊपर है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो एंगल बना है ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसे समझाया गया है यहाँ पर। जैसे मान लेते हैं ऑब्जर्वर का आई है, तो ऑब्जर्वर के आई से ये खींचा गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और ये ऑब्जर्वर जो है इस ए पॉइंट को देख रहा था, तो ये हुआ लाइन ऑफ साइट। तो देखिए, जो जिस पॉइंट को देख रहा है ऑब्जर्वर वो तो हॉरिजॉन्टल से ऊपर है, तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का ये जो एंगल बना है, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनता है जब हम लोग किसी नीचे के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, हम कुछ हाइट पर हों और हमें नीचे के ऑब्जेक्ट को देखना हो, तब बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, वो एक छत पर खड़ा है और रोड पर पड़े एक बॉल को वो देख रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब वो छत पे खड़ा है तो जब वो स्ट्रेट देखेगा तो ये हो गया उसका हॉरिजॉन्टल, और रोड पे इस सी पॉइंट पर एक बॉल पड़ा है उसे वो देख रहा है। तो देखने के लिए क्या करना पड़ा? हॉरिजॉन्टल से उसे अपने आंखों को नीचे की तरफ झुकाना पड़ा। तो जितने एंगल से वो अपने आंखों को झुकाया है इस बॉल को देखने के लिए, उसी एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट को या फिर जिस पॉइंट को ऑब्जर्वर के द्वारा देखा जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल से नीचे है, इसलिए यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल बना है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए, दोनों केस में एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में ही बना है। तो कब एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, कब एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा? तो जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल से ऊपर हो तब एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल। और जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल से नीचे हो या फिर जिस पॉइंट को देखना है वो हॉरिजॉन्टल से नीचे हो, तो उस समय हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का। अब इसी कॉन्सेप्ट पर
और जो ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक रूल्स है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर डिफरेंट एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यूज़, तो उसके आधार पर जो है आप ये पूरा चैप्टर बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को। इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है या फिर इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अगर कॉन्सेप्ट सब समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसे शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा।